अच्छा जी, आवाज़ आ रही है सबको? रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई, एवरीबडी कैन हेयर ना? थैंक यू वेरी मच। सही। तो दैट इज़ द वन मुझे थिंक कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो उस सवाल की नोयत से अंदाज़ा हो जाता है कि जो सवाल पूछने वाला है उसने उस चीज़ को कितनी गहराई में जाके समझा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सवाल हमें बताता है कि क्या वाकई जिसको हम डिलीवर कर रहे हैं और जो समझने वाला है वो इसका एंड रिज़ल्ट समझ सका है। ये सवाल ये बात समझाता है हमें कि जो एंड रिज़ल्ट है किसी भी एक्टिविटी का, वो सवाल करने वाला अपनी सवाल से ज़ाहिर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर थिंग। दूसरा, अगर सवाल दो तरीके के क्लोज एंडेड होते हैं और ओपन एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड सवाल वो होते हैं जिसका जिसका अमूमी तौर पे आंसर हाँ या ना या ये ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो ओपन एंडेड सवाल होते हैं वो एक तरह का डिस्कशन को ओपन कर रहे होते हैं, वो एक तरह से आपकी डिबेट को ओपन करते हैं, जिसमें आप एक दूसरे से थोड़ा डिबेट करते हैं, सिचुएशन को मज़ीद उसके अंदर क्या कहते हैं समझना या उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द मेन की एस्पेक्ट्स। जो डिबेटेबल क्वेश्चन होते हैं उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें मज़ीद इन डेप्थ नॉलेज आप डिलीवर करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से। और जो दैट इज़ द वन मेजर थिंग कि कोई सवाल करने वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसी वजह से ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं दैट हैज़ गॉट मोर क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अच्छा, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसकी वजह यह है पढ़ने की कि जब लीडरशिप स्किल्स के अंदर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी जगह पर जहाँ पर आपको अपनी टीम के साथ बैठना होता है, लीडिंग एज ए लीडिंग रोल के अंदर जब आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वक्तों में आप कुछ चीज़ डिलीवर करते हैं और आपके साथ जो टीम बैठी हुई होती है वो आपसे कुछ चीज़ पूछती है और बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ अपनी टीम से पूछ रहे होते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये टू वे होता है, ये हमेशा लीडर हमेशा बता नहीं रहा होता, कभी कभी लीडर सुन भी रहा होता है अपनी टीम की बात, अपनी टीम के रिस्पेक्ट से बहुत सारी क्यूरीज़ को वो हैंडल करने के लिए उनकी बातें सुनना भी उसको ज़रूरी होती हैं। तो जब लीडर बात सुन रहा होता है तो उस वक्त उसको क्यूरीज़ सामने से आ रही होती हैं और वो क्यूरीज़ के रिस्पेक्ट से वो अंदाज़ा लगा रहा होता है कि उसकी जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उसका टास्क कितना बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और जब लीडर डिलीवर कर रहा होता है तब वो सब ऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से, यानी ये एक तरफ लीडर सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है और एक तरफ सब ऑर्डिनेट्स सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। दैट इज़ द की एस्पेक्ट। जब कम्युनिकेशन होती है ना तो सेम एक्टिविटी विद इन दैट सेम एक्टिविटी ये कभी लीडर कम्युनिकेट करता है सबऑर्डिनेट से और कभी सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट करते हैं लीडर से। तो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, दैट इज़ द वन ऑफ द की एस्पेक्ट जिसमें आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, बैरियर्स आते हैं। उसकी हम आगे जाके बात करेंगे कि वो कम्युनिकेशन गैप किन किन चीज़ों पे फेस कर रहा होता है और किन किन बुनियादों पर फेस कर रहा होता है। मीनवाइल हम ये बात करते हैं कि आस्किंग की हमने बात की, क्वेश्चन की, और जब आप सवाल पूछेंगे तो उसको आपने इन्फॉर्म करना, उस सवाल का जवाब भी देना है, उसको इन्फॉर्मेशन डिलीवर भी करनी है। तो इसके रिस्पेक्ट से आप अगर सवाल इतना इन डेप्थ है, ओपन एंडेड है, तो सवाल का रिस्पॉन्स भी उतना ही ओपन एंडेड और क्लियर होना चाहिए। तो वन ऑफ द की एस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन इज़ ऑफ हैविंग अ वास्ट वोकेबलरी, यानी आपके जो अल्फाज है ना वो प्रॉपरली सिचुएशन के रिस्पेक्ट हों और उसको एनालाइज कर सके कोई भी बंदा उन सवालात के अल्फाज, उन जवाबात के अल्फाजों में से। दैट इज़ द की एस्पेक्ट। और ज़रूरत इस बात की, दैट इज़ द important thing that you need to understand कि while answering a question you need to understand, you need to have relevant facts उस सवाल के जवाब के अंदर। अगर आप relevant facts जवाब में नहीं कोट कर रहे, अगर आप उस जवाब को ब्रिज नहीं कर रहे कॉन्सेप्ट्स के साथ, उस जवाब को मिला नहीं रहे कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आप सही तरह से समझा नहीं पाएंगे अपनी बात को, पहली चीज़ से। दूसरा, आपके जो अल्फाज हैं दैट इज़ द की थिंग कि जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो उसकी टून भी ऊपर नीचे होती है। हेलो, उसकी टून भी ऊपर नीचे होती है। आपको आवाज़ मेरी तरह से आ रही है बेटा?
Can you guys hear me properly? I can't see your screen. Kindly reopen the screen sharer. Hold on a second. रज़ा, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरी? दोबारा ओपन की है मैंने. स्क्रीन शेयरिंग इज बीन ओपन अगेन. एरम लियाकत, आपका माइक प्लीज़ म्यूट करें अपना. एरम लियाकत प्लीज़, आपकी माइक से नॉइज़ आ रही है थोड़ी. थैंक यू एरम लियाकत. अच्छा जी, तो टेलिंग की हमने बात कर ली. ना लिसनिंग, यानी अब ये जैसे आप आइल्ट्स में करते हैं ना, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है. अब लिसनिंग के अंदर क्या है कि आप फोकस होने में, ये तो एक सिंपल सी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि लिसनिंग में आपको, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना लिसनिंग का, कि की फैक्ट्स को आप नोट डाउन ज़रूर करें. एक अच्छा लिसनर वो अपने साथ साथ जो भी आगे से डिलीवर हो रहा है ना, उसको की एस्पेक्ट्स को नोट डाउन ज़रूर करता रहता है. यानी एक साइमल्टेनियस प्रोसेस उसका राइटिंग का ज़रूर चल रहा होता है लिसनर का. दैट इज़ द वन ऑफ द की एस्पेक्ट. उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस में ये होती है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई मीटिंग होती है ना बेटा, यानी वीसी साहब कोई मीटिंग कर रहे हैं, डीन साहब कोई मीटिंग कर रहे हैं, या एचओडी साहब कोई ऑफिशियल मीटिंग कर रहे हैं, अब मीटिंग में कोई बात हो रही है, तो उसको मीटिंग को रिकॉर्ड पे लाना है. तो उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप रिकॉर्डर ऑन करें और रिकॉर्डर ऑन करने के बाद उसका डाटा क्रिएट करते जाए. नहीं, उसके बनते हैं मिनट्स, मीटिंग के मिनट्स बनते हैं. वो मिनट्स का मतलब क्या होता है? मिनट्स का मतलब ये होता है कि जो मीटिंग में एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस होते हैं वो पहले से लिख लिए जाते हैं कि इस मीटिंग में ये पॉइंट्स डिस्कस होंगे. एजेंडा पॉइंट 1, भाई आप कम्युनिकेशन प्लेजर डिलीवर करेंगे. एजेंडा पॉइंट 2, आप क्विज 2 की क्यूरीज सॉल्व करेंगे. एजेंडा पॉइंट 3, आप क्विज 2 के टॉपिक्स बताएंगे. ये हमारे 3 एजेंडा हैं इस लेक्चर के लिए. फॉर एग्जांपल एजेंडा पॉइंट 1, भाई अब सवालात आए बच्चों के, सर हारिस ने जवाब दिए. अब कोई एक बच्चा होगा जो इस एजेंडा पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट से की चीज़ें नोट करता जाएगा इस मीटिंग के हवाले से, कि एजेंडा पॉइंट 1 में सर हारिस ने ये कहा, फलां स्टूडेंट ने ये कहा, फलां स्टूडेंट ने ये कहा, और आखिर में उसका रेजोल्यूशन क्या निकला, इस एजेंडा पॉइंट 1 का रेजोल्यूशन क्या निकली, इस एजेंडा पॉइंट 1 को अब किसका आगे की स्टेप क्या होगा, ये कोई ना कोई नोट करेगा. और फिर बाद में ये सारे जो मिनट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो इस मिनट्स को लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जो लिखने वाला है ना वो की फैक्ट्स को तो लिखे ना. ये तो नहीं लिखे कि एजेंडा पॉइंट 1 में वो लिख रहा हो कि अभी चाय आई, अब उस बंदे ने चाय पी. ये तो रेलिवेंट फैक्ट्स ही नहीं है ना मीटिंग के. ये रेलिवेंट फैक्ट्स अगर वो बना के लिखना शुरू कर देगा तो फिर जो मीटिंग के रेलिवेंट फैक्ट्स हैं तो डाइल्यूट हो जाएंगे. तो वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग इज़ टू नोट डाउन द रेलिवेंट फैक्ट्स विद इन दैट पर्टिकुलर पैराडाइम ऑफ एक्टिविटी. जो इस एक्टिविटी का पैराडाइम है उसमें जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उसको नोट डाउन करें. तो लिसनिंग की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ऑब्वियसली जब की एस्पेक्ट्स को लिखेगा तो जब तक उन की एस्पेक्ट को समझेगा नहीं तो लिखेगा कैसे. दैट इज़ वन मुझे थिंग. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इन चीज़ों में हम मिस कर जाते हैं ना, आस्किंग, टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आगे तो बैरियर्स हैं. अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल एस्पेक्ट वी टेंड्स टू मिस. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल में इमोशनल एस्पेक्ट होता नहीं है, जज्बातियत होती नहीं है, ये तो हम बात मानते हैं. लेकिन जब इंसान कम्युनिकेट करता है ना तो हर चीज़ की कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ हद तक जज्बातियत होती है. जज्बातियत कैसे कि एक ही चीज़ जिसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वही अगर मैं एक दूसरे ढंग से पूछूँ तो सवाल बन जाएगा, और वही मैं एक और ढंग से पूछूँ तो जवाब बन जाएगा. यानी इमोशनल एस्पेक्ट तो दैट इज़ द वन ऑफ द की थिंग कि मेरे, इसलिए व्हाट्सएप पे बाज़ औक़ात हमें लिखते हैं तो हमें बता नहीं पाता कि सर मैं जो आपसे बाज़ औक़ात ही तो मिसकम्युनिकेशन होती है ना, कि बच्चा पूछ कुछ हो रहा होता है और टीचर समझने में से ये कासिर होता है कि क्योंकि उसके साथ इमोशनैलिटी अटैच नहीं होती, वो सामने नज़र नहीं आ रहा होता बच्चा, वो अपनी चीज़ को इमोशंस के साथ अटैच नहीं कर पा रहा होता, या टीचर अटैच नहीं कर पा रहा होता, वल्लाह आलम, जो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं. तो दैट इज़ द वन एस्पेक्ट कि जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग, टेलिंग, ये जो इसमें राइटिंग का जो पार्ट है ना, जब इसमें दोनों आमने सामने ना हो,
यानी अभी ओरल कम्युनिकेशन नहीं हो रही, रिटर्न कम्युनिकेशन हो रही है। रिटर्न कम्युनिकेशन में इमोशनल एस्पेक्ट थ्रू वर्ड्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज़ द की एस्पेक्ट, दैट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग। दूसरा, यू हैव टू बी लॉजिकल। ऑर्गेनाइजेशंस में लॉजिकल, जो हम कहते हैं इमोशनैलिटी नहीं चलती, लॉजिकल, लॉजिकल से मतलब रैशनल, रैशनल से मतलब डाटा, फैक्ट्स, एविडेंस, इनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं और इसी से अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाते हैं। यहाँ तक के सवाल है बेटा तो बताइए, इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन? राफिया, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर व्हाट मेक्स अ गुड मैनेजर, अ गुड लीडर, इसकी तो हम पूरी एक्टिविटी करेंगे उज़ैफा। व्हाट मेक्स अ गुड मैनेजर और अ गुड लीडर, इसकी पूरी एक्टिविटी है। अच्छा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट अंडरस्टूड एज अ पर्सन डज नॉट नो द एक्सप्रेशन और वे ऑफ पोर्ट्रेइंग द मैसेज। देखिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं ना राफिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में तो ये है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसके साथ जो कम्युनिकेशन है ना वो थ्रू चैनल्स नहीं है, वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करें। मैं कि अपने बॉस को डायरेक्ट ईमेल सेंड कर रहा हूँ या मैं अपने पीयर्स को डायरेक्ट ईमेल सेंड कर रहा हूँ, मैं अभी वो बात कर रहा हूँ जिसमें डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ओरली, सॉरी रिटर्न में। लेकिन जब मैं एचओडी को सेंड करूँगा, एचओडी वही ईमेल डीन को सेंड करेंगे और डीन वही ईमेल वीसी को सेंड करेंगे, तो मेरी एक्टिविटी थ्रू एचओडी डीन से होती हुई वीसी तक रूट होगी। अब एचओडी मेरे ईमेल में अपना डाटा इंसर्ट करेंगे, फिर डीन एचओडी की ईमेल में अपना डाटा इंसर्ट करेगा और फिर वो वीसी तक पहुंचेगी। जब तक वो वीसी तक पहुंचेगी तो उसमें मज़ीद 2 लोगों के डाटा इंसर्ट हो चुके होंगे। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो आपकी जो बात है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो हाईलाइट तो होगी, अगर वो आपकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है तो हाईलाइट नहीं होगी। दूसरा जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है वो जो 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं कहलाती, नहीं आप डायरेक्टली बात नहीं करते, आप अपना पैगाम किसी को पहुंचाते हैं, फिर वो पैगाम आगे तक कोई और पहुंचाता है। उसमें जो पैगाम पहुंचाने वाला होता है, जो मैसेंजर होता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करना फिर आपको ज़रूरी होता है। तो ये एक ऐसा कैसी, यहाँ तक बात समझ में ही रखिएगा सर। इस डायरेक्ट मोर बेटर और नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया ना, मैं वीसी से अगर मेरी कोई कम्युनिकेशन है और कोई एक्टिविटी डिपार्टमेंट की है तो मैं डायरेक्ट वीसी को ईमेल करूँगा, डिपेंड करता है, या मैं एचओडी के थ्रू, डीन के थ्रू बात करूँगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इवेंट अप्रूव करवाना है, कोई इवेंट अप्रूव करवाना है तो मैं पहले मिनट शीट लिखूँगा, मिनट शीट लिख के मैं किसको अप्रूव करवाऊँ, इवेंट जो है वो डबल ही डिपार्टमेंट का है, तो पहले एचओडी अप्रूव करेगा, उस पर कमेंट लिखेगा, फिर डीन अप्रूव करेगा, उस पर कमेंट लिखेंगे डीन साहब, एचओडी साहब डीन कमेंट लिखेंगे, फिर डीन साहब उस पर कमेंट लिखेंगे, फिर वीसी साहब मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर डीन साहब के कमेंट्स पढ़ेंगे, उन सब के कमेंट लेके अपने कमेंट लिखेंगे वेदर अप्रूव और नॉट। लेकिन अगर वीसी साहब ने डायरेक्टली मुझसे कोई बात पूछी कि आपके लेक्चर में क्या हो रहा है, तो फिर मैं डायरेक्टली वीसी साहब से कम्युनिकेट करूँगा, कीपिंग द इन लूप माई एचओडी। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियोज। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किसी पे बेहतर करें, इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। तो आप क्लियर हुई बात मेरी? थैंक यू। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग की बात हमने कर ली। तो इसके लिए हमने जो कहा था ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन गैप है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो अल्फाज हैं जिनके हम मायने लफ्ज़ होते हैं, सिमेंटिक्स जिसे आप कहते हैं, और बाज़ औक़ात उन सिमेंटिक्स की वजह से आपका कम्युनिकेशन का जो जिस्ट होता है ना वो गायब, वो डाइल्यूट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या होनी चाहिए सिमेंटिक्स की, हम माने लफ्ज़, बाज़ औक़ात आप बोलना कुछ चाहते हो, आगे वाला समझता कुछ है, क्यों? क्योंकि आपने सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया होता और उसको सही तरह पोर्ट्रे नहीं किया होता। फिर आप जो चीज़ जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं ना, आप अपने एंगल से वो चीज़, जो चीज़ देख रहे हैं आप, वो चीज़ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। वो अपनी जो इमोशनल, अपनी जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है अपना, और अपना जो वो है, अल्लाह का भला करे, क्या कहते हैं, जो आपका साथ में इन्वायरमेंट है या जो भी आपका माहौल साथ चल रहा है, उसको आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते आगे से। फिर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो बाहर सामने जो ऑडियंस बैठी हुई होती है उसमें से मखसूस लोगों का जवाब ले रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो शायद आपको आसान सवालात होते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं आप। फिर आप गुस्से में, आप गुस्से में तो कोई सवाल कर रहा था, आपको डांट रहे हैं,
इमोशनल बैरियर्स, दीज आर द। फिर कम्युनिकेशन गैप, ये जो 4 है ना, ये कम्युनिकेशन गैप की मिसाल है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एज बैरियर नहीं लिखा, तो इमोशनल बैरियर्स में एक एज बैरियर भी आता है। मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मैं CEO हूँ, 15 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और सामने एक ट्रेनिंग इंजीनियर बैठा हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसको इतनी नॉलेज नहीं है, और जब वो सवाल पूछेगा तो मैं कहता हूँ भाई आपकी ये सवाल इतना कोई ख़ास नहीं है। इमोशनल बैरियर से मैंने उसको सवाल लिया ही नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर जो कॉमन बैरियर्स में इसमें इंटरप्शन ऑफ सिमेंटिक्स, यानी वर्ड टर्म्स में हैव मल्टीपल मीनिंग्स, इसकी हमने बात की। सी ओनली व्हाट वन वांट्स टू सी, सिलेक्टिव सीइंग के हिसाब से हमने कहा था, जो आप अपने एंगल से जो बात कर रहे हैं वो आप आगे बता नहीं पा रहे, या मखसूस लोगों के एंगल से बात देखना चाह रहे हैं, वही चीज़ सिलेक्टिव लिसनिंग में इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर जो है ना, दैट इज़ द की प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के अंदर, इमोशनल बैरियर। अच्छा जी, टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह बात करें तो आपको पता होना, सबसे पहली चीज़ तो आपको टॉपिक का पता होना चाहिए, टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, हर तरह से टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, उसके सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, और उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, उसका डाटा, उसका जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस लोग को वो टॉपिक डिलीवर करेंगे वो ऑडियंस का नॉलेज लेवल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई क्लास हमें मिलती है, मैं अपनी बात करूँ एज अ टीचर, तो सबसे पहले मैं उसकी एवरेज CGPA चेक करता हूँ, उस क्लास की एवरेज CGPA कितनी है, 3.2 है, 3 अबव 3 है तो क्लास अच्छी है, सवाल अच्छी करेगी, बिलो 3 है तो क्लास के सवाल इतने अच्छे नहीं होंगे। ये एक कॉमन बिलीफ है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमें टॉपिक के अंदर कितना इन डेप्थ जाके डिलीवर करना पड़ेगा कि बच्चा कितना समझ सके। क्योंकि क्लास की ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस होती है वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बल्कि वो जो बेचारे उनकी GPA इनकी बेहतर नहीं होती, ताकि उनको भी साथ लेके चल सकें हम। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो लेकिन जो फाइनल पेपर है वो तो फिर कॉम्प्लेक्स आता है, तो हम चाहते हैं कि जो इनकी CGPA कम है वो इस लेवल तक आए ताकि वो कॉम्प्लेक्स लेवल सॉल्व कर सकें। तो नो द ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट। फिर आप जब कम्युनिकेट करें तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, आपकी इमोशनल टोन कैसी होनी चाहिए ताकि आपको फेवरेबल अटेंशन मिले। आप लोगों से जब बात करें तो आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आप अपने जेस्चर्स को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, अपनी स्पीच को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, कब टोन हाई करते हैं, लोअर करते हैं, ताकि आपको रिटेंशन मिले। और फिर आप बार बार फीडबैक पूछते हैं कि भाई समझ में आया, या ये चीज़ देखें या ये चीज़ देखें। ऐसा कोई सवाल मुझे लग रहा है, कोई सवाल है बेटा? इज़ देयर एनी क्वेश्चन? नो, हुमायूं साहब लिख रहे हैं। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4.6 है, 4.5 है, 4.5 एंड 4.6 इसके सोल्यूशन अपलोडेड है, काइंडली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इसके सोल्यूशन साथ में ही अपलोड कर दिए हैं मैंने। अच्छा, मोटिवेटिंग, ये मोटिवेटिंग के जो चैप्टर्स हैं ये मैं जो हैं वो बाद में रिकॉर्ड करके आज या कल में अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे मोटिवेटिंग की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के रिस्पेक्ट से बात की थी। इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं LMS के ऊपर। और कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट से हमने बात की थी, बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन की हमने बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोटिवेटिंग। तो मोटिवेटिंग इट सेल्फ ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्मिनोलॉजी है, और वैसे तो डेफिनेशन सामने लिखी है आपकी, टू मोटिवेट टू अप्लाई अ फोर्स दैट एक्साइट्स एंड ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टू एक्ट इन अ वे प्रेफर्ड बाय द मैनेजर एंड लीडर। मोटिवेटिंग के अंदर जो दो लफ्ज़ छुपे हैं वो जील एंड कमिटमेंट। अच्छा, जील कमिटमेंट एंड एंथुसियाज्म। अच्छा, जील जो लफ्ज़ है, जील लफ्ज़ ऐसा है कि जो आपको वॉलंटरीली बेसिस के ऊपर किसी काम करने को, किसी काम करने को उकसाए, और उस पर कोई रिटर्न आपको रिक्वायर्ड ना हो, बस आपको अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन रिक्वायरमेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड जील। ये ज़्यादातर उन कमिटमेंट्स में आती है जिसमें आप खुद सेल्फ मोटिवेट होते हैं। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप कमिटेड रहते हैं जब तक आपको अपना डिज़ायरेबल आउटपुट अचीव नहीं हो जाता, आप कंटिन्यूस जो है इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कमिटमेंट भी एक फैक्टर है जो मोटिवेटिंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं मोटिवेटिंग की, और एक लीडर के लिए जील और कमिटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैनेजर्स तो ज़्यादातर होते हैं टास्क ओरिएंटेड,
मैनेजर्स में और लीडर्स में फ़र्क होता है, क्योंकि लीडर्स होते हैं विजनरी, मैनेजर्स जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। और लीडर को वैसे तो टीम दोनों को रिक्वायर्ड है, लेकिन मैनेजर्स को टास्क ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है और लीडर को जो है वो टीम जो है वो मोटिवेशन और कल्टीवेशन इसके रिस्पेक्ट से रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं? ऑब्वियसली वंस यू विल इंस्पायर, देन यू इनकरेज, देन यू इम्पेल। इम्पेल का मतलब है कि आप कंपल्जन पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे पुश करते हैं उनको, या तो आप ड्रैग करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, या पीछे से उनको पुश करते हैं। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो पीछे से पुश करते हैं, लीडर्स आगे से खड़े होकर खींचते हैं अपनी तरफ। दे ये एक बुनियादी फ़र्क है मैनेजर्स और लीडर्स के दरमियान, कि लीडर्स जो होते हैं वो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर अपनी तरफ ड्रैग करते हैं जो भी ऑडियंस होती है। मीनवाइल जो मैनेजर्स होते हैं वो ड्रैग नहीं करते, वो पुश करते हैं, यानी पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी, दो फ़र्क करते हैं। इंस्पायर का मतलब ये होता है कि आप पहले तो खुद वो काम परफॉर्म करते हैं, और खुद परफॉर्म करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखते हैं, और फिर उसके जो आउटकम्स होते हैं वो लोगों को दिखाते हैं। इससे लोग इंस्पायर होते हैं, और जब वो इंस्पायर होते हैं तो फिर उनको इनकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलता है उनको। वो हौसला कैसे मिलता है आपको? आप उनकी शाबाश करने से उनको इंकरेजमेंट मिलती है, उनको उनको फिर वो मदद भी करते हैं, उनकी हेल्प भी आप करते हैं। तो ये चीज़ें हैं मोटिवेट करने के लिए। तीन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक तो इंस्पायर है, एक एनकरेज है, और एक है इम्पेल। द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप जो टीम हमने बात की ना मोटिवेशन के अंदर, दिस रिक्वायर्स अ वेरी ट्रस्टवर्दी टीम। अब उस ट्रस्टवर्दी टीम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एवरी मेंबर ऑफ द टीम विल पार्टिसिपेट in promoting the mutual interest, and a self-conscious mutual consensus will be developed within the team for a broader spectrum. और उसमें फिर रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर्स ओपिनियन इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पिछले टीम वर्क के अंदर भी ये बात देखी थी। तो दैट इज़ इन सेल्फ इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन के अंदर ये है कि हर कोई अपने टास्क की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ले जैसे वो खुद ओनर है इस पर्टिकुलर टास्क का। अगर वो ये काम परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको आउटकम्स नहीं आएंगे, तो उसका आउटकम का डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा। तो एक ओनरशिप होती है जब उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैराडाइम है वो क्रिएट होता है। सॉरी। फिर कम्युनिकेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक आपने टीम बिल्ड किया, उसमें अपने टास्क जो आप डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, वो आप लोगों को नहीं बता सकेंगे, वो टास्क लोग नहीं समझ सकेंगे आपकी लैंग्वेज, आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप कम्युनिकेट करने चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में तस्करा किया, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जिससे मोटिवेशन आती है, प्रॉपर वर्ड्स कम्युनिकेट करते वक्त। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अब अगर आप मोटिवेशन, थोड़े से आपको लीडर को देखना पड़ता है कि किस वक्त किन अल्फाजों की ज़रूरत पड़ती है। कभी सख्त लहजे की ज़रूरत पड़ती है, कभी नरम लहजे की ज़रूरत पड़ती है, कभी वाकई में उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सिचुएशन एक टीम जिस वक्त होती है। और जब कोई काम अच्छा टीम परफॉर्म करे और डिज़ायरेबल आउटपुट्स अचीव करे, और बाज़ औक़ात ऐसे आउटपुट्स अचीव करे जो कि डिज़ायरेबल, मोर देन डिज़ायरेबल थे, यानी सेटिस्फाइड नहीं है, ओवर जॉयड हैं आप, यानी ऐसे आउटकम्स अचीव हुए हैं, तो उसमें फिर अप्रेजल्स आप देने चाहिए आपको। उनकी रिकग्निशन, यानी उनको हायर मैनेजमेंट या दूसरे लोगों तक उनकी पहुंच, उनको बताना चाहिए कि इन लोगों ने काम किया, उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपसे मज़ीद लॉयल होंगे। ये फेयर अप्रेजल्स, नहीं, अगर आपके सबऑर्डिनेट ने कोई काम परफॉर्म किया और आप अपना नाम लगा के आगे दे दें और सबऑर्डिनेट का नाम पीछे कर दें, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है, उस कॉन्फिडेंस का इतना बिल्ड नहीं होता। अच्छा, जब ये तीन काम करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, और ट्रस्ट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त तक नहीं होगी जब उसको ऑथराइज ना करें। तो डेलीगेट अथॉरिटी चौथी चीज़ हो गई। फिर ऑब्वियसली म्यूचुअल इंटरेस्ट में, मैंने पार्टिसिपेशन में बात की थी ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, और जो आपके म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप होता है, दैट रेसिप्रोकेट इंटरेस्ट्स, जिसमें आप दिखा देते हैं कि हाँ, मैं खुद, मेरे ज़ाती खुद की ये चाहत है कि ये काम इस तरह से हो ताकि इसकी फुलफिलमेंट मेरे अपने जो आउटकम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसिप्रोकेट करें अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने अपने खुद के इंटरेस्ट को भी। कीज़ फॉर सक्सेसफुल मोटिवेशन बड़ा एक सिंपल सी है कि क्या क्या ज़रूरियात हैं। तो एक्सेप्ट करें पीपल एज दे आर, नॉट ट्राई टू चेंज देम पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर या वैल्यूज या स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी कि रिस्पेक्ट करें उनके ओपिनियन की। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, आप हर किसी को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते टीम के अंदर। आपने अगर एक टीम बनाई है जो कि डाइवर्सिफाइड है,
जो कि जिनके सोचने के तरीके मुख्तलिफ हैं। क्रिएटिविटी तो नाम ही इसी चीज़ का है कि जब एक दूसरे से आप इख्तिलाफ राय रखेंगे तभी तो कम क्रिएटिविटी आएगी। अगर आप क्रिएटिविटी चाहते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। जो आगे वाला बंदा आपके मुखालफत में अगर बात करे और जस्टिफाई करे तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट। दैट इज़ द मोस्ट एस्पेक्ट। ये नहीं हो कि आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस में बोलेंगे नहीं ये बंदा बात गलत करे इवन तो वो जस्टिफाई करे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट। जब एक्सेप्ट करें तो उसको भी रिकगनाइज भी करें। हाँ, इसकी जजमेंट जो है एक्सेप्ट के बाद रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे जो कहते हैं ना एक हायर स्टीम्ड लेवल है। मैस्लोज हायरार्की आगे जिक्र करेंगे बल्कि नीचे ही आ गया मैस्लोज हायरार्की। तो एस्टीम लेवल के ऊपर अरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे तो बहुत कम लोग जा पाते हैं, लेकिन एक कुछ मोर और लेस ये तो रिकग्निशन आए कि हाँ उनकी अपनी नीड्स या वांट्स फुलफिल हो रही हैं और वो एक एसोसिएशंस उनकी डेवलप हो रही है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, मैस्लोज हायरार्की की हम बात करते हैं, ये मोटिवेट के अंदर मैस्लोज हायरार्की है, इसकी हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी हैं, सोशल हैं, एस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सबसे बुनियादी तौर पे साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिसके लिए इंसान बुनियादी तौर पे मोटिवेट होता है। वो साइकोलॉजिकल नीड्स और वांट्स में फ़र्क है। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स 3 अलग अलग चीज़ हैं। नीड्स आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, सही है। अच्छा, ये जो नीड्स, वांट्स एंड डिमांड हैं ये इकोनॉमिकली शेप होती हैं। यानी आपकी डिमांड है, आपको प्यास लग रही है, तो आपको प्यास बुझाना आपकी नीड है, सही है। प्यास बुझाना आपकी नीड है। ठंडा पानी पीना आपकी वांट है और एक्वाफीना पीना आपकी डिमांड है, समझे ना आप। तो ये इकोनॉमिकल रिस्पेक्ट से, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से आप देखते हैं आपके नीड्स, वांट्स एंड डिमांड शेप होते हैं। तो सबसे बुनियादी जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप मोटिवेट होते हैं वो साइकोलॉजिकल नीड है। जैसे आप कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, इसको फूड एंड शेल्टर लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको मोटिवेशन होती है। अच्छा, ये मोटिवेशन जो होती है ये पर्सनल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट से होती है और इसके लिए आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। फिर इसके बाद आपकी सेफ्टी की नीड आती है जिसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपके इर्द गिर्द जो सेफ्टी का मतलब ये है कि फिर इंसान मोटिवेट होता है। नहीं, पहले तो रोटी, कपड़ा, मकान, फिर उसको बचाने के लिए मोटिवेट होता है, नहीं सेफ्टी के लिए मोटिवेट होता है। मैं जॉब सिक्योरिटी लिख तो दी है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फिर उसको बचाने के लिए कि हाँ इसको बचाया जाए, इसको प्रॉब्लम ना हो, कोई इसको चुरा ना ले, कोई इसको हमसे छीन ना ले। और फिर रोटी, कपड़ा, मकान जिस चीज़ से आपने हासिल की होती है, यानी आपने रोटी जो है कहीं से पैसा कमा के हासिल की, तो उस पैसों को बचाना है, और जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं उस चीज़ को बचाना है, नहीं उस जॉब को बचाना है। दैट इज़ बेस्ट जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर लिखी हुई है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सेफ्टी, इसके लिए इंसान मोटिवेट होता है। फिर आती है सोशल। अब सोशल के अंदर क्या है कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गई, फॉर एग्जांपल सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो गई। अब फिर आप जो है वो सोशली अपनी इस चीज़ को एक्सेप्टेंस, ग्रुप एफिलिएशन, दूसरों से एक्सेप्टेंस लेते हैं, दूसरे आपकी तारीफ़ करते हैं, सोशली आप अक्लेम्ड होते हैं, सोशली आपको लोग पहचानते हैं और लोग आपको देखते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना ये सोशल तक आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग। इससे ऊपर जो लोग हैं ना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इस पैरामिड के हायर ऑर्डर पे जाना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो अभी आप सोशल पे नहीं हैं, अभी आप साइकोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड से कहीं आसपास घूम रहे हैं। अभी आप ट्रांजिट करेंगे सोशल नीड पे उस वक्त जब आप जॉब पे जाएंगे, और जॉब पे जाते वक्त फिर लोग आपको आपके काम की वजह से प्रेस करेंगे, आपकी काम के से एक्सेप्टेंस देंगे, लोगों को रेफ़र करेंगे, तो फिर आप सोशल की तरफ जाएंगे। फिर एस्टीम पे आते हैं, यानी आप फिर रिकग्निशन, फिर ईगो के रिस्पेक्ट से, अपनी पर्सनल एस्टीम के रिस्पेक्ट से रिकग्निशन, फिर आप एस्टीम उसके तरफ जाते हैं। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अब आप रियलाइज़ करते हैं अपनी ओन पोटेंशियल। जैसे इसमें बड़े बड़े लोग जैसे आपके, अब उसके रिस्पेक्ट फिर वो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, काम आप लेते हैं। जैसे कायदे आज़म हो गया, तो उस कायदे आज़म क्या, अच्छा जी, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जैसे कायदे आज़म है, ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन, a leader who was on the self actualization position. For example, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, जो नीड्स हैं वो फुलफिल, एस्टीम, सोशल, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल, ये सारी नीड्स वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब उनको इस तरह की नीड्स की ज़रूरत नहीं है और अब वो अपनी पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से सर्व कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑल अबाउट। तो ये मोटिवेशनल के लेवल्स हैं। इंसान इन्हीं चीज़ों पे अपने सेल्फ मोटिवेट होता है,
और अपने पर्सनल गोल्स एंड एम्स सेट करता है, और फिर वही चीज़ उनको सेल्फ मोटिवेट करती हैं, पुल करती हैं चीज़ों को। जैसे कहते हैं ना, आप जागती आंखों के साथ जो ख्वाब देखते हैं उनको पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान से तगोदो मेहनत करते हैं। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, जो फिर साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर उसके बाद एस्टीम एंड सेल्फ की तरफ जाते हैं आप। तो हायर लेवल नीड उस वक्त आती है जब लोअर लेवल की नीड फुलफिल हो जाए, यानी कि आप जब साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल करेंगे तो आप सेफ्टी पे जाएंगे। A satisfied need no longer dominates the individual's behavior. The next higher need takes over. It's a common sense sort of thing. ये जो चीज़ आप फुलफिल कर चुके हैं वो डोमिनेट नहीं करेगी आपके बिहेवियर को। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो चुकी हैं तो आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अब आपके वो बिहेवियर में वो चीज़ें नहीं, आप उसको बचाने के लिए तगदो करेंगे, क्योंकि अब तो आप वो चीज़ हासिल या अक्वायर कर चुके हैं, या उनके जो ज़रिए हैं वो पता चल चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका है कैसे साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करनी। तो यू विल नॉट behave in order to gather more psychologically satisfying needs। अब आप उसको सेफ एंड सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे तो आपके बिहेवियर में भी वही चीज़ें होंगी कि आपके हायर ऑर्डर नीड्स को लोअर ऑर्डर नीड्स को वो ओवरकम कर लेती है। तो फिर जो अनसेटिस्फाइड नीड्स है ना वो आपको मोटिवेट करती है। यानी अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ हैं, आप